और पहली बड़ी खबर अररिया से आ रही है, जहां बीजेपी सांसद के आवास में एक शख्स घुस आया पिस्टल लेकर। प्रदीप सिंह के आवास में एक शख्स घुसा है। सुरक्षा कर्मियों ने शख्स को पकड़ा। पकड़े गए युवक से पूछताछ जारी है। पुलिस को मामले की जानकारी दे दी गई है। तो ये शख्स कौन है, कहां से आया, किस मकसद से आया, इसकी जानकारी ली जा रही है। लेकिन इससे पहले ये बड़ी खबर आपको बताएं अररिया से, जहां बीजेपी सांसद के आवास में एक शख्स ने घुसने की हिमाकत की है। पिस्टल लेकर प्रदीप सिंह के आवास में घुस आया। सुरक्षा कर्मियों ने शख्स को पकड़ लिया है। पकड़े गए शख्स से पूछताछ लगातार जारी है। इस पूरे मामले की जानकारी पुलिस को दे दी गई है। जो आगंतुक आ रहे थे उनका जांच करने में के क्रम में उनके कमर में आग्नेयास्त्र था, जो है उसकी सूचना माननीय सांसद के द्वारा दिया गया था। हम लोग उसको तत्काल हिरासत में लिए हैं और इस संबंध में हम लोग आगे की कार्रवाई जांच कर रहे हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं अररिया से, जहां पिस्टल लेकर एक शख्स प्रदीप सिंह के आवास में दाखिल हुआ। ये शख्स कौन था, कहां से आया था, किस मकसद से आया था, ये जानकारी लेने की कोशिश की जा रही है। इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के साथ अररिया से न्यूज़ 18 संवाददाता सतीश कुमार हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सतीश, क्या जानकारी है इस शख्स को लेकर? किसी तरह की कोई जानकारी सुरक्षा कर्मियों की तरफ से दी गई कि ये शख्स कौन है, कहां से आया, किस मकसद से आया था? प्रदीप सिंह अपने कार्यकर्ताओं के साथ जब बैठे हुए थे, उनसे बातें कर रहे थे। उसी समय जो है अररिया का बनगामा इलाका है, वहां से अब्दुल्ला नाम का जो यह व्यक्ति है वो पहुंचता है। और बता दें कि इसका अररिया शहर के बताया जाता है कि बापू मार्केट में एक नर्सिंग होम पैथोलॉजी सेंटर भी चलता है। हालांकि इसकी सूचना जब सांसद जो है ने फोन पर एसपी को दी, उसके बाद जो है यहाँ पर एएसपी रामपुकार सिंह पहुंचे और उस शख्स को जो है, जिसका नाम अब्दुल्ला है, उसको हिरासत में लिया गया है और उससे करीब पूछताछ की जा रही है। जी सतीश, ये बताइए कि आखिर किस मकसद से ये सांसद के आवास में दाखिल हुआ था? क्या इसे किसी तरह की कोई बातचीत करनी थी सांसद जी से, या चोरी की वारदात को अंजाम देने आया था? क्या मकसद क्या था इसका अंदर आने का? जी मैं बता दूं कि ये जो शख्स है अब्दुल्ला बनगामा का रहने वाला है, उसका कहना था कि वो सांसद प्रदीप सिंह से पहले भी मिल चुका है और जो बताया जा रहा है कि वो किसी काम को लेकर यहाँ पर पहुंचा हुआ था। लेकिन उसकी बातों पर पुलिस यकीन नहीं कर रही है और उससे करीब पूछताछ की जा रही है। और बता दें कि जिस तरीके से सतीश हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। और अब बात बीजेपी के फायर ब्रांड नेता गिरिराज सिंह की करते हैं। दरअसल गिरिराज सिंह की हिंदू स्वाभिमान यात्रा किशनगंज पहुंच गई है। शहर के गांधी चौक पर एक जनसभा को संबोधित करते हुए गिरिराज सिंह ने कहा कि मैं हिंदुओं को जगाने के लिए आया हूं और जगा कर ही जाऊंगा। मैंने यही सोचकर ये यात्रा निकाली है। हालांकि इस दौरान प्रशासन की तरफ से रोके जाने पर केंद्रीय मंत्री नाराज हो गए और गांधी चौक पर ही रुककर हनुमान चालीसा का पाठ करने लगे। क्या समझ रखा है? मैं हिंदुओं को इसलिए कि हिंदू सहिष्णु होते हैं, हिंदू सितम सहते हैं, हिंदू गालियां सुनते हैं। ये अब नहीं चलने वाला है। मैं ये हिंदू स्वाभिमान यात्रा मैंने खुद करके कोई पूछता है पत्रकार कि किसकी ये यात्रा क्यों निकाले है, मैं कहता हूँ मेरे गाड़ी में, रथ में मैंने बना ही दिया है, हिंदू जगाने आया हूँ, हिंदू जगाने। वहीं जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार के नेतृत्व में जेडीयू के सभी प्रवक्ताओं ने निर्वाचन आयोग पहुंचकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के खिलाफ ज्ञापन सौंपा है। जेडीयू प्रतिनिधि मंडल ने तेजस्वी पर सैलरी घोटाले का आरोप लगाया। नीरज कुमार ने कहा कि तेजस्वी ने वेतन घोटाला किया है और इसके लिए 700 पेज का दस्तावेज चुनाव आयोग को सौंपा गया है। उन्होंने तेजस्वी पर चुनावी हलफनामे में वास्तविक तथ्यों का खुलासा नहीं करने और तथ्यों को छिपाने का आरोप लगाया। जेडीयू ने निर्वाचन आयोग से तत्काल संज्ञान लेने के लिए कहा है।
निर्वाचन आयुक्त पटना से हमारी पार्टी के प्रवक्तागण एवं माननीय अनिल हेगड़े जी हम लोग मिले और मिल करके यह बताया कि विधानसभा में विपक्ष के नेता ने इनकम घोटाला किया है और उसके साक्ष्य और दस्तावेज कार्यालय को समर्पित किया और ज्ञापन के माध्यम से यह बताया कि चुनावी हलफनामे में वास्तविक तथ्यों का खुलासा न करना अनुचित प्रभाव और भ्रष्ट आचरण के परिणाम के बराबर होगा। तो विपक्ष के नेता अपने कृत्य से भ्रष्ट आचरण के पर्याय बन गए हैं, इसलिए चुनाव आयोग इसको संज्ञान में ले। तो जेडीयू के आरोपों पर आरजेडी प्रवक्ता एजाज अहमद ने पलटवार कर दिया है। एजाज अहमद ने कहा कि जेडीयू नेताओं को लालू तेजस्वी फोबिया हो गया है और वे लोग अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं। जनता के हित से इन्हें किसी तरह से कोई लेना देना नहीं। जनता दल यू के नेता अनर्गल प्रलाप में लगे हुए हैं। इनको तेजस्वी फोबिया हो गया, इनको लालू फोबिया हो गया। अरे भाई, जनता के सवालों पर जवाब दीजिए ना, जनता के मुद्दे पर जवाब दीजिए ना। आप जो 2020 के हलफनामे पर राजनीति कर रहे हैं, वो राजनीति करने का समय नहीं है। बिहार की जनता आपसे जानना चाहती है कि सरकार के स्तर से बिहार में विकास कब होंगे, बिहार में जनता के हितों के लिए काम कब होंगे। वहीं नीट एग्जामिनेशन में पेपर लीक मामले की जांच एक बार फिर से तेज हो गई है। पटना पुलिस और आर्थिक अपराध इकाई की टीम ने पेपर लीक के मास्टरमाइंड संजीव मुखिया के घर पर छापेमारी की। टीम ने नालंदा के नगरनौसा के बलवा गांव में संजीव मुखिया के घर 6 घंटे तक छापेमारी की है और टीम ने कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज बरामद कर लिए। संजीव मुखिया को पेपर लीक कांड का बिहार में किंगपिन बताया जा रहा है। संजीव मुखिया बीएससी शिक्षक बहाली पेपर लीक कांड में जेल जा चुका है। और अगली खबर आपको मुजफ्फरपुर से बताएं, जहां चर्चित किडनी कांड की पीड़िता सुनीता की लंबे इलाज के दौरान एसकेएमसीएच में मौत हो गई। सुनीता पिछले 2 साल से किडनी के बिना डायलिसिस पर जिंदगी और मौत के बीच की जंग लड़ रही थी और अब उसकी जान चली गई है, जिसके बाद से सोशल मीडिया पर जस्टिस फॉर सुनीता की डिमांड तेज हो गई। सुनीता की मौत के बाद लोगों ने उसके 3 बच्चों को लेकर अपनी चिंता जाहिर की, लेकिन इसी बीच सकरा के जेडीयू विधायक अशोक चौधरी ने सुनीता के बच्चों की खुद देखभाल करने और उसकी पढ़ाई का खर्च उठाने का ऐलान किया। दुर्भाग्यवश कल उसका मेडिकल कॉलेज में मृत्यु हो गया। हम लोग दुखित है कि हमारे क्षेत्र में नवयुवक थी, अभी इसका मृत्यु हुआ है किडनी निकाल लेने के कारण। इसलिए हम लोग बहुत दुखी हैं कि एक दलित परिवार के साथ इस प्रकार का छल किया गया कि उसको किडनी निकाल लिया और जिसके चलते उसका मृत्यु हो गया। अब तो जीवन का सबसे बड़ा सच्चाई है मौत। जन्म लिए हैं तो मरना निश्चित है, लेकिन मौत को बहाना चाहिए और मैं अब तो उसको कुछ कर नहीं सकता हूं, लेकिन इतना मेरे हाथ में जितना अधिकार है उतना तो मैं जरूर करूंगा कि एक उसका बच्चा है 3 गो, उस बच्चे के पालन पोषण कैसे हो। और पटना पहुंचे केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि भारत में पिछले 10 साल से काफी विकास हुआ है और इससे पूरे विश्व का भारत के प्रति नजरिया ही बदल गया। उन्होंने कहा है कि बिहार में भी पर्यटन को बढ़ावा दिया जा रहा है। पर्यटन को विकसित करने के लिए दूसरा बिहार टूरिज्म फेयर होने जा रहा है, जिससे बिहार को एक नई ऊंचाई मिलेगी। पिछले 10 वर्षों में अप्रतिम प्रगति हुई है। उसको देखते हुए पूरे विश्व का भारत की तरफ देखने का नजरिया बदला है और पूरा विश्व कौतूहल भरी दृष्टि से एक नए आकर्षण के साथ में भारत को तरफ देख रहा है। ऐसे में भारत में पर्यटन की असीम संभावनाएं बढ़ी है। और अब बात लॉ एंड ऑर्डर की करेंगे। गया से एक बड़ी खबर आ रही है। मछली व्यवसायी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बनकट पहाड़ी पर हत्या कर उसे फेंक दिया गया। मौके से 2 खोखा बरामद हुआ है। हत्या की जांच में फिलहाल पुलिस जुटी हुई है। आमस थाना क्षेत्र के सिहुरी गांव की ये घटना बताई जा रही। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको गया से बता रहे हैं। बनकट पहाड़ी पर हत्या कर फेंका गया। बड़ी खबर आ रही है गया से, जहां पर मौके से 2 खोखा भी बरामद हुआ।
और अगली खबर राजधानी पटना से आ रही है, जहां घर में चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले 5 शातिर अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। 2 आभूषण दुकानदार सहित 5 अपराधियों की गिरफ्तारी की गई है, जिसमें 3 का बड़ा आपराधिक इतिहास पहले भी रह चुका है। 9 घटनाओं में गिरफ्तार किए जा चुके हैं। अपराधियों ने अपनी संलिप्तता को स्वीकार किया है। जिन लोगों का नाम इसमें आया है, जो इनकी गिरफ्तारी की गई है, वो 5 लोग हैं। राजू कुमार पासवान, अविनाश कुमार, सन्नी महतो, गौतम कुमार और सूरज कुमार। इनमें से 3 अभियुक्तों का पहले से आपराधिक इतिहास रहा है और पहले भी वो गृह भेदन के कांडों में जेल जा चुके हैं। अलग अलग जगह पर रेड की गई, इन लोगों से पूछताछ भी की गई। गहन पूछताछ क्रम में पता चला कि ये लोग जनरली सोना आभूषण या चांदी आभूषण या केवल कैश से संबंधित ही चीज़ों को घर से निकालते हैं। और जम्मू कश्मीर के गांदरबल में हुए आतंकी हमले में मधेपुरा के भी 2 मजदूरों की मौत हो गई है और इसमें रामपुर लाही गांव के एमडी हनीफ और हनुमाननगर चौड़ा के मोहम्मद कलीम शामिल हैं। मजदूरों की मौत के बाद गांव में मातम का माहौल है। परिवार के लोग रो रो कर अपना दर्द बयां कर रहे हैं। और इसी बीच एक और बड़ी खबर, नीतीश कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई। 25 एजेंडों पर मुहर लग गई है। इस वक्त की बड़ी खबर, मोइनुल हक स्टेडियम को लेकर फैसला आया है। मोइनुल हक स्टेडियम में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच होंगे। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, नीतीश कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई है और 25 एजेंडों पर मुहर लग गई है। और इधर बिहार में आईएएस अधिकारियों का तबादला हुआ है। प्रत्यय अमृत बने विकास आयुक्त, चैतन्य प्रसाद बने मुख्य जांच आयुक्त, मिहिर कुमार सिंह बने पथ निर्माण विभाग के अपर मुख्य सचिव। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर आईएएस अधिकारियों के तबादले से जुड़ी हुई खबर। प्रत्यय अमृत बने हैं विकास आयुक्त, चैतन्य प्रसाद बने मुख्य जांच आयुक्त, मिहिर कुमार सिंह बन गए हैं पथ निर्माण विभाग के अपर मुख्य सचिव। और अब बात देश विदेश की करेंगे तो आपको सीधा रूस लिए चलते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रिक्स समिट में शामिल होने के लिए मंगलवार को रूस के कजान शहर पहुंच गए। यहां पर उन्होंने रूसी राष्ट्रपति पुतिन के साथ द्विपक्षीय बातचीत की है। इस दौरान रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने कहा कि रूस और भारत के बीच जो सहयोग चल रहा है उसे हम बहुत अहम मानते हैं। दोनों देश मूल सदस्य देश हैं ब्रिक्स के। रूस और भारत के बीच स्पेशल स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप है। ये रिश्ता बढ़ता रहेगा। हमारे विदेश मंत्री संपर्क में रहते हैं, हमारे व्यापार भी आगे बढ़ रहे हैं। वहीं पीएम मोदी ने रूसी राष्ट्रपति के इस अभिवादन का धन्यवाद देते हुए कहा कि मैं आपकी मित्रता और गर्मजोशी भरे स्वागत के लिए आपका आभार व्यक्त करता हूं। इस शहर के साथ भारत के गहरे और ऐतिहासिक संबंध रहे हैं। कजान में भारत के नए कॉन्सुलेट खुलने से ये संबंध और भी ज्यादा मजबूत होंगे। और पीएम मोदी ब्रिक्स समिट में शामिल होने के लिए जब रूसी शहर कजान पहुंचे तो उनका भव्य स्वागत किया गया। पीएम मोदी को न केवल ग्रैंड वेलकम किया गया बल्कि कृष्ण भजन से उनका स्वागत हुआ है। वीडियो में आप खुद देख सकते हैं कि कैसे पीएम मोदी का भव्य स्वागत किया जा रहा है और रूसी लोग उन्हें कृष्ण भजन सुना रहे हैं। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। और चलिए अब रूस से आपको वापस हिंदुस्तान यानी कि भारत लिए आते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से पहले भारत और चीन के बीच एलएसी विवाद पर बड़ा समझौता हुआ है। भारत और चीन के बीच एलएसी पर पेट्रोलिंग को लेकर सहमति बनी है और इसका मतलब ये है कि एलएसी पर विवाद वाली जगह से दोनों देशों के सैनिक पीछे हटेंगे और वहां पर दोबारा पेट्रोलिंग शुरू की जाएगी। Several weeks, Indian and Chinese diplomatic and military negotiators have been in close contact with each other in a variety of forums, and as a result of these discussions, agreement has been arrived at on patrolling arrangements along the line of actual control in the India-China border areas, leading to disengagement and a resolution of the issues that had arisen in these areas. और संसद में वक्फ बिल पर आज चर्चा हुई है। जेपीसी की बैठक के दौरान टीएमसी सांसद और बीजेपी सांसद के बीच जमकर बहस की गई। इस दौरान कल्याण बनर्जी ने वहां पर रखी कांच की पानी की बोतल मेज पर दे मारी।
उन्होंने इसे चेयरमैन की मेज की ओर फेंकने का भी प्रयास किया। इस दौरान बनर्जी के हाथ में चोट आ गई। अब आपको दिल्ली से मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल लिए चलते हैं। मध्य प्रदेश के छतरपुर के छोटे से गांव पहाड़ गांव के रहने वाली बुंदेली सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बिन्नू रानी की चर्चा देश भर में की जा रही है। 12 साल की बच्ची अपनी बुंदेली भाषा में ब्लॉग बनाने को लेकर खूब छाई रहती है। इस बीच बिन्नू रानी मुख्यमंत्री मोहन यादव से मिलने सीएम आवास पहुंची। बिन्नू रानी के बेबाक अंदाज और ब्लॉगिंग स्टाइल को देख सीएम डॉक्टर मोहन यादव खूब ठहाके लगाते नजर आए। हेलो गाइस, सबका नाम पहुंचे गाइस। आज हम आए थे मुख्यमंत्री जी लोग भोपाल, तो मैं गाइस तो अच्छा लगू मिल के देखो तो कितनी मन आई से मिलवी। तो हम पूछे कि भगवान कितो अच्छा बंगला बनू के पछू पतो इतना बड़ा तालाब बनू के हम तो देख के पगली आ गए, सट पटा गए भैया इतना बड़ा तालाब। और जब सीएम हाउस देखो तो कितने बड़ा है, तो भैया हम देख के इतना अच्छा लगो। ऐसा तो हमने कहूँ देखू नहीं अपने भोपाल में ऐसा इतना बड़ा इतना कितने मंजिल है और बहुत ही सुंदर बनू। और जय राम राम मुख्यमंत्री जी। राहु राव आपको सुन रहे हैं और हमें देखा था तो नग मना। अरे आपको देख के डर लग रहा है। और हमारी वीडियो देखा था अभी तक तो नहीं देखा है। हमने आपकी एक वीडियो बनाई ना दी थी, अभी मेरे कहा देखी है। अच्छा हम जानो था नहीं जाना। तो हमारा नाम आया बिन्नू रानी, मतलब नाम नहीं बिन्नू रानी का हो तो हमारा नाम दीपा यादव है। दीपा यादव, हाँ। बहुत अच्छा। बिन्नू रानी आपका धन्यवाद। और हमें आप जो कहो लाइक करो, कमेंट करो, फॉलो करो। अरे डरा के बोल रही, फॉलो करो। फॉलो करो। फॉलो कर दिया भाई। फॉलो तो करनी है। फॉलो तो करनी है और सब्सक्राइब तो जबरदस्ती करना। और अब रुख शेयर की खबरों की करते हैं। सेंसेक्स आज 930 अंक की गिरावट के साथ 80,220 के स्तर पर बंद हुआ और निफ्टी की अगर बात करें तो उसमें भी 309 अंक की गिरावट दर्ज की गई। निफ्टी 24,472 के स्तर पर बंद हुआ। बीएसई स्मॉल कैप 2,118 अंक गिरकर 53,530 के स्तर पर बंद हुआ। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 27 में गिरावट और 3 में तेजी देखी गई है। और अब बात खेल जगत की करेंगे। भारत को पहले टेस्ट में हराने के बाद न्यूजीलैंड को दूसरे मैच से पहले बहुत बड़ा झटका लगा। कीवी टीम के बैटर कैन विलियमसन भारत के खिलाफ पुणे में होने वाले दूसरे टेस्ट मैच में भी नहीं खेलेंगे। न्यूजीलैंड टीम के हेड कोच गैरी स्टीड ने ये जानकारी दे दी है। आपको बता दें कि केन विलियमसन भारत दौरे पर टीम के साथ नहीं आए। जब कीवी टीम न्यूजीलैंड से रवाना हुई थी तब कहा गया था कि केन विलियमसन दूसरे टेस्ट मैच से पहले भारत पहुंचेंगे और अब दूसरे टेस्ट मैच से पहले बोर्ड ने विलियमसन की चोट पर फिर अपडेट दी है। और अब खबर मनोरंजन जगत से। सलमान खान की जान पर खतरा बना हुआ है। उन्हें लॉरेंस बिश्नोई से लगातार धमकियां मिल रही है। कुछ वक्त पहले सलमान खान के घर पर फायरिंग हुई, फिर उनके करीबी बाबा सिद्दीकी की हत्या कर दी गई। लॉरेंस बिश्नोई गैंग की खास डिमांड के बीच भजन सम्राट अनूप जलोटा ने सलमान खान को सुझाव दिया है। सिंगर अनूप जलोटा ने कहा कि भले ही सलमान खान ने काले हिरण की हत्या न की हो, लेकिन उन्हें बिश्नोई मंदिर में जाकर माफी मांग लेनी चाहिए। उन्हें परिवार और करीबियों की सेफ्टी के लिए ये कदम उठा लेना चाहिए। और 6 के सिक्सर में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।